नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान के हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा को कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में जानकारी दूंगा और मैंने इस वीज़ा को कैसे पाया इसके बारे में भी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जापान में आबादी कम हो रही है और अभी दूसरे देशों से लोगों को जापान में काम के लिए बुलाया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जापान की सरकार ने लगभग 2012-2013 साल के दौरान एक नया वीज़ा सिस्टम शुरू किया जो है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा सिस्टम। इस वीज़ा को प्राप्त करने से दूसरे देशों के व्यक्ति जो जापान में काम कर रहे हैं उनको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक साधारण वर्किंग वीज़ा में नहीं मिलता। उदाहरण के तौर पे आप जहां काम कर रहे हैं उसके अलावा भी आप दूसरे काम कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि आपको 5 साल तक जापान में रहने की परमिशन एक ही बार में मिल जाएगी और इसे बाद में बढ़ाया भी जा सकता है अगर आप जापान में ही काम करते रहें, और आपको परमानेंट रेसिडेंस मिलने में भी सुविधा होगी। फिर अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस को पार्ट टाइम जॉब करने की परमिशन आसानी से मिल जाएगी। और इसके अलावा भी कुछ स्थितियों में आप अपने माता पिता को भी अपने साथ रहने के लिए जापान में बुला सकते हैं लंबे समय के लिए। तो ये सब थी वो सुविधाएं जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा को मिलने पर आपको मिल सकती हैं। तो अब जानते हैं इस वीज़ा को मिलने के लिए क्या करना पड़ता है। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको जापान में किसी कंपनी या यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गया होना चाहिए। साधारण तौर पर जिनके पास स्टूडेंट वीज़ा है उनको यह वीज़ा नहीं मिल सकता, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब तक आप जापान में काम कर रहे हैं तभी तक ये वीज़ा लागू होगा। जैसे कि मेरे केस में जब मुझे अपने स्वास्थ्य समस्या डिस्टोनिया बीमारी के लिए अपना रिसर्च का काम क्योतो यूनिवर्सिटी से छोड़ना पड़ा, तो वैसे ही मेरा यह वीज़ा कैंसिल हो गया। तो अब बात आती है कि यह वीज़ा कितने प्रकार की होती है। तो यह वीज़ा 3 प्रकार के कामों के लिए है। पहला है एडवांस्ड एकेडमिक रिसर्च एक्टिविटीज, दूसरा है एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड टेक्निकल एक्टिविटीज और तीसरा है एडवांस्ड बिजनेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो मेरे केस में एडवांस्ड एकेडमिक रिसर्च एक्टिविटीज लागू हुआ था। इस वीज़ा को प्राप्त करने के लिए पॉइंट सिस्टम का नियम बनाया गया है और अगर आपका पॉइंट 70 से ऊपर है तो आपको ये वीज़ा मिल सकता है। तो मुझे वह पॉइंट्स कैसे मिले मैं आपको अब बताऊंगा। तो पहला है एकेडमिक बैकग्राउंड। अगर आपने पीएचडी की है तो आपको 30 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे और अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री दोनों की है फिर भी आपको हाईएस्ट डिग्री यानी कि पीएचडी डिग्री के लिए ही आपको 30 पॉइंट मिलेंगे। तो क्योंकि मैंने अपनी पीएचडी जापान की यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा से की थी तो इसलिए मुझे यहाँ पे 30 पॉइंट मिले। दूसरी चीज है उम्र। अगर आपकी उम्र 29 साल से कम है तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट्स। तो क्योंकि उस समय मेरी उम्र लगभग 26 साल का रहा होगा इसलिए मुझे यहाँ पे मिले 15 पॉइंट्स। तीसरी चीज है रिसर्च एक्टिविटीज। इसमें अगर आपका कोई पेटेंट है या फिर आपने किसी विदेशी सरकार के फंड से कोई प्रोजेक्ट किया है या फिर आपने कम से कम 3 रिसर्च पेपर एकेडमिक जर्नल में पब्लिश किया है तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे। तो मेरे केस में क्योंकि तब तक मेरे 3 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके थे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ से 20 पॉइंट मिले। उसके बाद आया स्पेशल एडिशंस। तो स्पेशल एडिशन के अंतर्गत अगर आपने जापानी विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो मुझे यहाँ पर 10 पॉइंट मिले क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा से अपना पीएचडी कंप्लीट किया था। और अंत में क्योंकि मैंने JLPT N1 लेवल भी पास किया था इसलिए मुझे यहाँ से 15 पॉइंट मिले और कुल मिलाकर मेरे पॉइंट्स 90 हो गए, जिसके कारण मुझे यह वीज़ा मिल गया जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अगर कोई JLPT N2 लेवल क्लियर करता है तो उसे 10 पॉइंट मिलेंगे और JLPT N1 लेवल क्लियर करता है तो उसे मिलेंगे 15 पॉइंट्स। तो इसलिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि JLPT N1 लेवल क्लियर करना आपके लिए यह वीज़ा मिलने में मदद कर सकता है। और
मैंने ये JLPT N1 लेवल कैसे क्लियर किया, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर इस आई बटन को क्लिक कीजिए। और जापानी भाषा सीखने के लिए आप इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। और यदि आप ऑनलाइन क्लास में जापानी सीखना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।